आयशा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, कॉलेज के दिनों में मैं एक लड़के को पसंद करती थी जिसका नाम था परम वर्मा। हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। कॉलेज के दिनों में सभी लोग ये जानते थे कि परम एक बहुत ही गरीब लड़का था। मैं दिखने में काफी सुंदर थी, ऐसा लोग कहा करते थे, और कॉलेज के कई लड़के मुझे प्रपोज भी कर चुके थे, मगर मेरी आंखों को जो लड़का भाया था वो सिर्फ परम था। हाँ, परम पढ़ाई में और खेलकूद में काफी अच्छा था, मगर उसके पास हमेशा पैसों की कमी रहती थी। कई बार तो कॉलेज से अपने घर तक आने जाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। मेरा खानदान वैसे तो बिजनेस खानदान में काफी पॉपुलर था, मगर मेरे पिताजी का उस वक्त बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ था। अचानक ही उन्होंने मेरी शादी की बात मारवा खानदान के बेटे हंसराज मारवा के साथ चला दी। उस वक्त तो हम सब ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि हंसराज मारवा सिर्फ और सिर्फ स्वाति मल्होत्रा से प्यार करते थे और किसी भी तरह उसे अपना बनाना चाहते थे। मगर स्वाति से हुए रिजेक्शन के बाद हंसराज ने खानदान की पसंद की लड़की के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। ये रिश्ता एक पॉलिटिकल रिश्ता था। मेरे खानदान को मारवा खानदान के नाम की जरूरत थी। यहाँ तक कि मेरे अपने पापा ने मुझे ये भी कह दिया था कि मेरी बीमार माँ का इलाज करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, और अब अगर फैक्ट्री को और खानदान को बचाना था तो मुझे किसी भी हालत में हंसराज के साथ शादी करनी होगी। अपने परिवार की और अपनी माँ की जिंदगी के लिए मैंने इस पॉलिटिकल शादी के लिए हाँ कर दी। परम का दिल टूट चुका था, मगर उसने उस वक्त काफी हिम्मत दिखाई। मुझे बिना परेशान किए या मुझ पर किसी भी तरह का इल्जाम डाले बगैर ही वो खुशी खुशी मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया। मेरी शादी हंसराज के साथ कर दी गई। शादी के बाद भी मैं हंसराज से कभी प्यार नहीं कर पाई और ना ही वो मुझसे प्यार करते थे, मगर मुझे इस बात से कोई गिला शिकवा नहीं था। उन्होंने जब दूसरी औरत के साथ संबंध बनाए तब भी मैंने उन्हें माफ कर दिया था। मैंने उन्हें पूरी छूट दे रखी थी। अचानक ही शादी के कुछ वक्त बाद हंसराज ने मुझसे कहा कि वो मुझे किसी फॉरेन इन्वेस्टर से मिलने ले जाना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर था जो बड़े बड़े बिजनेस में अपना पैसा लगाता था। हंसराज चाहता था कि मैं भी उस मीटिंग में उसके साथ रहूं। मीटिंग एक 5 स्टार होटल में थी। काफी बड़े बड़े लोग उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए थे। एक बहुत बड़ा सेमिनार रखा गया था। उस फॉरेन इन्वेस्टर का नाम था अक्षय वर्मा। सभी लोग अक्षय वर्मा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। स्टेज पर अक्षय के लिए माइक तैयार रखा गया था। कुछ ही देर में ऑडिटोरियम के बाहर हेलीकॉप्टर के उतरने की आवाज आने लगी। लोग तेजी से दौड़कर अक्षय का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर पहुंचे। भीड़ के बीच में से एक काफी रईस आदमी चलकर स्टेज की ओर जाने लगा। उस आदमी को देखकर मेरे होश उड़ गए। जब वो आदमी स्टेज पर पहुंचकर माइक के सामने खड़ा हुआ तब मुझे यकीन हो गया कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि परम वर्मा था। कॉन्फ्रेंस में जब परम ने मुझे देखा तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं जिस परम को जानती थी वो ये आदमी था ही नहीं। चेहरा वही था, मगर चेहरे के अलावा सब कुछ बदल चुका था। परम के बात करने का तरीका, उसके कपड़े पहनने का ढंग, सब कुछ बदल चुका था। जब लंच टाइम हुआ तब हंसराज बाकी लोगों के साथ बात करने में बिजी हो गए। मौका देखते ही परम मेरे पास आया। मैं हैरानी से कुछ देर तक परम को देखती रही। मैंने परम से पूछा, कौन हो तुम और क्या तुम वही इंसान हो जिसे मैं जानती हूँ? परम ने मुस्कुराकर मुझे इस बात का जवाब देते हुए कहा, देखो, वैसे मैं एक बहुत बड़े बिजनेस परिवार का बेटा हूँ। हम लोग दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनी में पैसा लगाते हैं, मगर कॉलेज के दिनों में मैं ये नहीं चाहता था कि कोई मेरे पैसों की वजह से मुझसे दोस्ती करे, इसलिए मैंने अपनी पहचान छुपा कर रखी थी। परम की ये बात सुनकर मैं बिल्कुल हैरान हो गई। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी। परम ने मेरी ओर देखकर पूछा, क्या तुम अपने पति से बहुत प्यार करती हो? मेरे पास परम के इस सवाल का सचमुच कोई जवाब नहीं था। हम दोनों की शादी एक पॉलिटिकल शादी थी। इस शादी में इमोशंस की जगह नहीं थी, मगर हाँ, मैं अपने होने वाले बच्चे से बेहद प्यार करने लगी थी।
क्योंकि इस दुनिया में मेरे पास अपना कहने के लिए उसके अलावा और कोई नहीं था। भले ही अब तक मेरा होने वाला बच्चा मेरे पेट में था, मगर मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मुझे मेरे जीने का मकसद मिल गया था। और अब मैं नहीं चाहती थी कि मेरी जिंदगी में किसी भी तरह का ऐसा कोई बदलाव हो जिसकी वजह से मेरे होने वाले बच्चे की जिंदगी पर कोई असर पड़ सके। इसलिए मैंने हाथ जोड़कर परम से कहा, देखो, मेरे पति को मेरी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता। मेहरबानी करके तुम हमारे रिश्ते को एक राज ही रहने देना। परम ने इस बात पर मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, चलो मिसेस मारवा से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। परम का वो टॉन्ट मेरे लिए सहन कर पाना काफी मुश्किल था। कॉलेज के बाद मैं भी इमोशनली जुड़ चुकी थी परम के साथ। परम का इस तरह का ताना सुनना मेरे लिए जहर पीने से कम नहीं था, मगर किसी तरह मैंने अपने आप को संभाले रखा। परम मुस्कुराकर कॉन्फ्रेंस में मौजूद बाकी लोगों से बात करने के लिए निकल गया। कुछ दिनों बाद हंसराज परम के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए उसे घर ले आए। जब वो घर आए, परम ने मुझे खाना परोसते हुए देखा और मेरी ओर इशारा करते हुए हंसराज से कहा, तुम्हारी बीवी वाकई में बहुत खूबसूरत है। तुम काफी लकी हो जो तुम्हें इतनी खूबसूरत और समझदार बीवी मिली है। परंतु ये बात सुनकर हंसराज ने परम से कहा, जरा हमें ये तो बताओ कि तुम्हारी शादी हुई है या नहीं। परम ने हंसराज का सवाल सुनते ही मेरी ओर देखा और कहा, मेरी किस्मत तुम्हारे जैसी नहीं है दोस्त। हाँ, मैं कॉलेज के दिनों में एक लड़की से प्यार करता था, मगर मैंने अपनी असलियत उस लड़की से छुपा कर रखी थी। मैंने उससे कहा था कि मैं एक बहुत ही गरीब लड़का हूं। उस लड़की ने मेरे साथ रिश्ता तोड़कर एक अमीर लड़के के साथ शादी कर ली और मैं असली प्यार की तलाश में आज भी यहां वहां भटक रहा हूं। परम की ये बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रही थी, मगर किसी तरह मैंने अपने आप को संभाले रखा। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि परम ने मेरे साथ जो कुछ भी किया था वो सही था या गलत। अपनी असलियत छुपाकर परम ने भी एक तरह से मुझे धोखा ही दिया था। मगर परम की बातें सुनकर मैं अपने आप को परम के सामने एक मुजरिम समझने लगी थी। अंदर ही अंदर मैं पश्चाताप की आग में जलने लगी थी। मेरे लिए यह तय कर पाना मुश्किल हो गया था कि मैं परम को असलियत में जानती भी हूं या नहीं। जो आज मेरे सामने खड़ा था, अगर वो परम का असली चेहरा था, तो कॉलेज के दिनों में जो परम से मैं मिली थी वो एक भ्रम था। और अगर कॉलेज के दिनों में जिस परम से मैं मिली थी वो उसका असली चेहरा था, तो आज मेरे सामने जो अक्षय खड़ा था वो एक भ्रम था। मेरे लिए ये तय कर पाना मुश्किल हो गया था कि परम सही था या गलत। हंसराज और अक्षय वर्मा के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। खाने की टेबल पर दोनों हंसी मजाक करके एक दूसरे के साथ बात करने लगे। हर गुजरते वक्त के साथ आयशा के दिल पर हजारों छुरियां एक साथ चलने लगी थीं। बात बात पर परम आयशा को ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। इसके बाद जाने से पहले परम ने हंसराज की ओर देखकर कहा, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। हमारे फैमिली की दिल्ली में भी काफी प्रॉपर्टीज हैं। तुम्हें अगर कोई भी मदद चाहिए तो बस मैं तुम्हारे एक फोन कॉल दूर हूं। हंसराज खुशी खुशी परम के गले लग गया, मगर ये बात तो सिर्फ मैं ही जानती थी कि परम उर्फ अक्षय वर्मा ये सारी बातें हंसराज से नहीं बल्कि मुझसे कह रहा था। परम की आंखों में मैंने पढ़ लिया था कि परम हंसराज से नफरत करता था। बस वो हर बात मुझे सुनाने के लिए हंसराज को जरिया बना रहा था। कुछ दिनों बाद हंसराज को पता चला कि अक्षय वर्मा ने हंसराज के साथ बिजनेस डील आगे बढ़ाने के लिए मना कर दिया था। हंसराज की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी अच्छी तरह से बातचीत करने के बावजूद अक्षय वर्मा ने मारवा हाउस के साथ डील क्यों कैंसिल कर दी थी। सिर्फ मैं ही असली वजह जानती थी कि आखिर परम ने ऐसा क्यों किया था। इस हादसे के बाद ना तो हंसराज कभी अक्षय वर्मा के बारे में घर में कोई बात करता था और ना ही कभी उसका कोई जिक्र करता था। वक्त बीतता गया और मेरी जिंदगी में तुम आ गए, मेरा नन्हा सा जीने का सहारा रोहित। कभी कभी मैं अपने आप को परम की जिंदगी बर्बाद करने के लिए बहुत कोसती थी। मैं मन ही मन सोचती थी कि अगर मैंने कॉलेज के दिनों में परम को धोखा ना दिया होता तो आज हम दोनों की जिंदगी कितनी सुख और चैन से भरी हुई होती। ना ही मुझे हंसराज के धोखे सहने पड़ते और ना ही सब कुछ होते हुए भी मैं अपने आप को इतना कमजोर महसूस करती। मगर जब मैं तुम्हें अपनी गोद में मुस्कुराता हुआ देखती
तो अपनी जिंदगी के सारे गम भुलाकर तुम्हारे साथ खो जाती। लोग तुम्हारी बहुत तारीफ करने लगे कि रोहित तो सचमुच मारवा खानदान का अगला हेड बनने के बिल्कुल काबिल है। छोटी सी उम्र में तुमने ये साबित कर दिया था कि तुम और बच्चों से काफी ज्यादा तेज और इंटेलिजेंट हो। बस तुम्हें किसी की नजर ना लग जाए, इसलिए मैं दिन रात ऊपर वाले से प्रार्थना करती रहती थी। हंसराज ने मुझे धोखा देकर देविका को अपना लिया था। एक औरत होने के नाते मेरे लिए अब इस तरह से सब कुछ चुपचाप खामोश सहते रहना बहुत मुश्किल हो गया था। लोग मेरे बारे में समाज में तरह तरह की बातें करने लगे थे। मैं चुपचाप हंसराज की हर बात अब सहन नहीं करने वाली थी। मैंने फैसला किया कि अब मुझे अपने लिए भी कोई डिसीजन लेना होगा। इसलिए गुस्से में आकर मैंने अपना बैग पैक किया और कुछ दिनों के लिए मारवा हाउस छोड़कर बाहर चली गई। मगर तभी मुझे तुम्हारी किडनैपिंग के बारे में पता चला। मैं पहली फ्लाइट पकड़कर वापस दिल्ली लौट आई। कई घंटों तक तुम्हारे बारे में किसी को कोई खबर हाथ नहीं लग रही थी। मारवा खानदान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी तुम्हें ढूंढने के लिए, मगर तुम्हारी कोई खबर नहीं मिल रही थी। यहाँ तक कि गुलेरिया परिवार ने भी मेरी रिक्वेस्ट पर अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, मगर वो भी तुम्हारा कोई पता नहीं लगा पाए। मैं मन ही मन अपने आप को पूछती रही कि आखिर क्यों मैंने तुम्हें अकेला छोड़कर जाने की गलती की। मन ही मन मुझे अजीब अजीब ख्याल आने लगे। जब किडनैपर्स ने फोन करके कोई पैसे की मांग नहीं की, तब मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि जरूर किसी दुश्मन ने तुम्हें अगवा किया था और शायद उसका असली मकसद पैसा नहीं बल्कि तुम्हारी मौत था। मैं जानती थी कि मेरे पास बहुत कम वक्त था। उस वक्त मुझे और कुछ नहीं सोच रहा था। मैंने किसी तरह एक डायरी से परम का पुराना फोन नंबर निकाला और उसे कॉल लगाया। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि इतना पुराना नंबर परम ने अब तक रखा भी था या नहीं। मगर कुछ देर रिंग बजने के बाद परम ने कॉल उठाया। कॉल उठाते ही परम ने मुझसे कहा,